डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और सीटेट का जो एग्ज़ाम है पेपर टू यानी लेवल 2, यानी ये जो एग्ज़ाम होता है 6 से 8वीं यानी जूनियर के लिए, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चंस आपके जो रिलेटेड हैं किससे संबंधित है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बाल विकास व शिक्षण शास्त्र या बाल विकास शिक्षण जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे संबंधित है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है 20 अगस्त को डिक्लेयर हो चुका है, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब 2 ही 4 दिन बचे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप फास्ट रिवीजन पर ध्यान दें। तो हम लोग उसी रिवीजन पे हम लोग आज सीटीपी जो है पेपर 2 के लिए कर रहे हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हैं, जो एक बार पूछे जा चुके हैं। सीटेट का जो एग्जाम है अगर उसको आपको क्वालिफाई करना है तो बतौर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खासकर जो सीटीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कॉमन है, हर बार पूछे जाते हैं उससे। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो हर बार उसी थिंकर से आना है, इसलिए जरूरी है कि आप उसको अवश्य 2, 3, 4 बार अवश्य सॉल्व करें, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑलरेडी इस चैनल पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका फुल सॉल्यूशन पेपर अपलोड है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या स्तर है, क्या उससे संबंधित, क्या उसकी क्या विशेषता है। तो इसका आंसर होगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में जो विकास है आपका मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। डियर स्टूडेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, ये क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। ये जीन प्याजे से संबंधित है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इसको जरूर आपको अच्छे से समझना चाहिए, हर बार आता है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है, एक तो पूछ दे किससे संबंधित है, जीन प्याजे से संबंधित है। और इसका क्या अर्थ है, तो इसका ये अर्थ है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रहता है। तो जो आपका ऑप्शन 4 है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 सही होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास या द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हार्वर्ड का जो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, मल्टीपल जो इंटेलिजेंस कॉन्वेंस सिद्धांत है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 4 कि शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार, ये थिंकर भी आपका बेहद महत्वपूर्ण, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार वाइगॉट्स्की के अनुसार जो होगा आपका वो है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए, क्या उसमें सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर होगा कि बेहद महत्वपूर्ण है। जो अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को किस प्रकार समझना चाहिए, कि कैसे समझना चाहिए। तो ये होगा एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सा होगा जिसमें
जिसमें अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ऑप्शन 4 होगा कि वही आपका चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो आपको ये जो ले बैकवर्ड्स की हैं इसको आपको बेहद अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर बार से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ले बैकवर्ड्स की। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? इसमें पूछा नहीं है तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर होगा छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? तो जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन उसके पीछे क्या कंसेप्ट है? तो जो उसके पीछे जो कंसेप्ट आपका कि दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है? तो किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है? तो चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन वैफल्य जो आपका यानी डिसलेक्सिया जो है, यानी जो पढ़ने में जो विफलता है तो उसकी किस प्रकार पहचान की जा सकती है? डिसलेक्सिया की जो बीमारी है आप उसको किस प्रकार पहचान सकते हैं? तो 15 का आंसर होगा कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावित नहीं है? कौन सी पद्धति प्रभावित नहीं है? कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का संबंध क्या है? तो कि जो सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? वे विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुप्रेक्ष करने में सशक्त हों। ये आपका सही है। एक तो पहला सही होगा। और चौथा देखिए, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो यानी 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। क्या है अधिगम? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, तो इसका है जो आपका अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? तो उसे समझना चाहिए। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश के। किसकी वातावरण की, किस प्रकार की वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो एक तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हों। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2 इसमें सी सही नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24
बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है इस चीज़ को? अगर बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं तो इस बात को दर्शाता है कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अगर बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं तो ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो बच्चों समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑप्शन नंबर 2, एक प्रगतिशील कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का जो आंसर है आपका फर्स्ट है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? जो आपका मिडिल चाइल्डहुड है उसका जो प्रमाण चिन्ह यानी हॉलमार्क जो है कौन सा है? तो है आपका कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय है वो है द्वितीय कारक है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ये है आपके जीन पियाजे। ऑप्शन 1 सही होगा। और जब ये थिंकर भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जीन पियाजे, कोलबर्ग हुए, वाइगॉट्स्की हुए, इन सब बेहद महत्वपूर्ण। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट पेपर 2 के लिए CDP के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा, सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है, पुराने क्वेश्चन पेपर है, पुराने सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं, उसको 1 2 3 4 बार जितना हो सके उतनी बार सॉल्व कीजिए। चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है पूछिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।